मित्र, आज हम इस यूनिट में खेती में एकत्रीकरण की भूमिका के ऊपर में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, विभागाध्यक्ष कृषि व्यवसाय प्रबंधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्था राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है जो हैदराबाद में स्थित है। मैं वहीं पे कार्य करता हूँ। इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कृषि में एकत्रीकरण का महत्व, एकत्रीकरण से किसानों को क्या-क्या लाभ मिलते हैं, भारत में प्रचलित विभिन्न एकत्रीकरण के मॉडल्स क्या-क्या हैं और किसी भी सफल किसान उत्पादक कंपनी के क्या गुण हो सकते हैं, ये सारी बातों की चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। एकत्रीकरण का महत्व हम इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 14 करोड़ किसान हैं, जिसमें से कि 85% किसान लघु किसान है या सीमांत किसान है, जिनकी औसतन भूमि जोत जो है 1 हेक्टेयर से लेकर और उससे कम है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 70% किसान की खेती जो है 0.4 हेक्टेयर से भी कम हो रही है। जब किसानों की खेती इतनी छोटी जोत में हो रही है तो उनकी उत्पादन की लागत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए जाते हैं तो उनके पास में मात्रा बहुत कम होती है और इसलिए वो अपने गांव में ही व्यापारियों को बेचते हैं और उस विपणन में उनकी सौदेबाजी की शक्ति भी बहुत कम होती है। और जब वो इनपुट खरीदने के लिए जैसे खाद और बीज खरीदने के लिए जाते हैं ये छोटे किसान बाजार में, तो ये किसान जो है छोटी मात्रा में खरीदते हैं और उस समय में इनको ज़्यादा कीमत में वो इनपुट खरीदना पड़ता है। तो इस कंडीशन में इस स्थिति को देखते हुए एकत्रीकरण का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए। उससे हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है किसानों को? तो इनपुट पक्ष में, इनपुट साइड से यदि हम देखें तो जब ये किसान एक साथ मिलकर इनपुट खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे तो बड़ी मात्रा में उनकी डिमांड होगी और उसके कारण वो बड़ी बड़ी छूट की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट की इनको सुविधा मिल सकती है, जैसे उर्वरक है, बीज है या रसायन है। इस तरह का बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट्स को की व्यवस्था उनके लिए हो सकती है जब वो किसान एक साथ मिलकर डिमांड करते हैं। उसी तरह से आधुनिक तकनीक तक पहुंच होने में काफ़ी आसानी होती है जब ये फार्मर्स एक साथ में आते हैं। क्रेडिट बहुत आसानी से मिल सकता है और ये सारे इनपुट पक्ष को देखते हुए किसानों के उत्पादन की लागत कम हो सकती है यदि किसान एक साथ मिलकर इनपुट की डिमांड कर रहे हैं, खेती एक साथ करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में, तो ये किसान जो है उनका उत्पादन कम हो सकता है, उनकी लागत कम हो सकती है और उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ में उनको जोखिम प्रबंधन भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये किसान मिलकर बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा उसके उसके अनुसार किस तरह का अनुकूलन किया जा सकता है अपनी खेती में, उसकी उसकी ना वो इस तरह के किसानों को वो सुविधा उनको मिल सकती है जब वो एकत्रीकरण के द्वारा खेती करना चाहेंगे तो। उसी तरह से जब ये किसान जब एक साथ में फसल को उपजाते हैं और बेचने के लिए बाजार में जाते हैं तो बड़ी मात्रा में होने के कारण ये अच्छी तरह से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी पहुंच हो सकती है, इनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती है और एक साथ में जब वो परिवहन यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह अपने उत्पाद को लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, परिवहन लागत जो है कम हो जाती है। और उसके अलावा जो है किसान अकेले अपने लेवल पे भंडारण या जो मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का काम जो होता है अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। जब एक साथ में वो किसान आते हैं तो ये सारी सुविधाएं उनको मिल सकती है और इसके कारण उनके प्रोड्यूस का, उनके उत्पाद का कीमत जो है अच्छी हो सकती है और ये किसान जो है अच्छे इनकम उनको मिल सकता है। भारत में एकत्रीकरण के बहुत सारे मॉडल हैं और कुछ मॉडल जो है अनौपचारिक मॉडल कहलाते हैं और कुछ मॉडल औपचारिक मॉडल कहलाते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। तो अनौपचारिक मॉडल में हम सब लोग जानते हैं जैसे स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया है। बहुत सारे राज्यों में
हिंदुस्तान के राज्यों में स्वयं सहायता समूह जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और वो एग्रीकल्चर तथा अदर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम किए हैं। उसी तरह से वो दूसरे उत्पादक समूह है, वस्तु विशिष्ट समूह है जिसमें कि क्रॉप स्पेसिफिक ना किसी फसल विशिष्ट समूह बन के आते हैं छोटे किसान, जैसे कपास के छोटे किसान समूह है, फल और फूल के किसान समूह है या औषधीय पौधे के उत्पादक समूह है। इस तरह के किसान अनौपचारिक रूप से एक साथ में आते हैं और वो खेती भी करते हैं और बाजार में अपने उत्पाद को लेकर जा सकते हैं। उसके कारण भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हम उस पे ध्यान देंगे कि जो औपचारिक समूह है, जो औपचारिक एकत्रीकरण का मॉडल है, वो मॉडल काफ़ी अच्छी तरह से ना वो आगे बढ़ रहा है और उसमें सरकार भी काफ़ी इसको उत्साहित प्रोत्साहित कर रही है। जैसे सरकार सहकारी समितियां हैं, अनुबंध खेती है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ या उत्पादक कंपनी और किसान उत्पादक कंपनी जिसको एफपीओ या एफपीसी कहते हैं। ये सारे व्यवस्था हैं जिसके द्वारा भी किसान एक साथ आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम 2 एकत्रीकरण मॉडल पे हम ध्यान देंगे। एक जो है सहकारी समिति और दूसरा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों काफ़ी अच्छी तरह से पिछले कई सालों से बहुत अच्छे-अच्छे ग्रुप एक साथ आ रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो सहकारी समिति जो है, भारत में ये सबसे पुराना एकत्रीकरण का मॉडल है और हम सब जानते हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ जिसको पैक्स कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये एक बुनियादी इकाई है सहकारी समिति की और ये एक पंचायत लेवल पे या गांव लेवल पे काम करती है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से इनपुट की तरफ से, आपूर्ति की तरफ से ये इसमें ज़्यादा काम होता है। जैसे बीज हुआ, उर्वरक हुआ या क्रेडिट्स हुआ, पैसे जो सो उधार देना हुआ, इस तरह का इसमें कार्य ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ उत्पाद की तरफ यदि हम देखें कि सबसे सफल सहकारी समिति का जो नाम आता है वो कहलाता है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ और जिसका ब्रांड नेम है अमूल, जो कि हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग उसके कोई न कोई उत्पाद का कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। यह कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सहकारी समिति 1946 में स्थापित हुआ था और आज की डेट में इनका राजस्व जो है 52,000 करोड़ रुपए की होती है हर एक साल इसका राजस्व जो है। ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एकीकृत कंपनी है और इसमें 1 लाख फार्मर से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में और ये अपना मिल्क सप्लाई कर रहे हैं इस कंपनी को, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और ये जो कंपनी जो अमूल कंपनी है वो उसमें मूल्य संवर्धन करके, वैल्यू एडिशन करके फिर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर आती है और बेचती है और जिसका फ़ायदा फिर उसके सदस्यों को भी मिलता है। दूसरा सफल एक तरह से कह सकते हैं सहकारी समिति है महाग्रेप्स, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये अंगूर के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक आज की तारीख में है और महाराष्ट्र के लगभग 2500 किसान इसमें जुड़े हुए हैं और ये अच्छी खेती जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाता है उसके द्वारा अंगूर की खेती करके आज के दिन में लगभग 10 से 15 अलग-अलग देशों में अंगूर का निर्यात करते हैं ये सहकारी समिति। दूसरी तरफ किसान उत्पादक कंपनी जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये एक तरह का फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनी अधिनियम के तहत में पंजीकृत होती है। एफपीओ जो है या तो कंपनी अधिनियम के तहत में पंजीकृत हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत भी पंजीकृत हो सकती है। तो आज की डेट में हिंदुस्तान में 15,000 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर में, कंपनी अधिनियम के अंदर में पंजीकृत है और ये प्रोड्यूसर कंपनी, उत्पादक कंपनी एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत तरह के काम कर सकते हैं। फसल उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, विपणन और ट्रेडिंग, व्यापार भी कर सकते हैं। और यदि आज के दिन में देखें तो ज़्यादातर ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, किसान उत्पादक कंपनी जो है 2015 के बाद में बहुत सारे रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम लेकर, बहुत सारे योजना लेकर आई है और नाबार्ड, एसएफएससी, नाफेड के जैसे एजेंसी के द्वारा इसको बढ़ावा दे रही है।
ये सारे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है उनको इक्विटी ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है और उसके साथ-साथ में 1 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट लिंकेज भी सुविधा प्रोवाइड करती है ये सारी संस्थाएँ। तो बहुत अच्छी योजनाएँ हैं जिसके द्वारा फार्मर्स एकत्रीकरण में सहायता हो सकता है और फार्मर्स एकजुट होकर खेती कर सकते हैं और फसल के उत्पाद को बाज़ार में लेकर जा सकते हैं। तो जब हम बहुत सारे फार्मर्स प्रोड्यूसर और किसान उत्पादक कंपनी का अध्ययन करने के बाद में पता चला कि कुछ गुण जो है वो बहुत ज़रूरी है किसान उत्पादक कंपनी को सफल बनाने के लिए और उसमें से हमने यहाँ पे लगभग 10 गुण हमने लिखित किया है और उसमें से इम्पोर्टेंट जो प्रमुख है उसमें एक तो हो गया कि दूरगामी लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस उत्पादक कंपनी को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं अगले 10 साल में, अगले 20 साल में। एक उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दूरगामी लक्ष्य क्या है। उसी तरह से नेतृत्व इसमें बहुत मायने रखती है कि किस तरह का नेतृत्व इस उत्पादक कंपनी को आगे लेकर जा रहा है, वो प्रतिबद्ध है कि नहीं है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस पे बहुत हद तक किसान उत्पादक कंपनी निर्भर करती है उसकी सफलता। उसी तरह से निरंतर अपने सदस्यों के साथ में किस तरह का लगाव बनाए हुए है ये उत्पादक कंपनी, अपने कर्मचारियों को क्षमता पर निर्माण में सहायता कर रही है कि नहीं, नियमों का अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे उत्पादक कंपनी को और उसी तरह से बाज़ार में संपर्क रखे रहना ताकि जो भी उत्पाद है उसका डिमांड कहाँ से आ रहा है, किस तरह का डिमांड चेंज हो रहा है और उसी तरह से उत्पाद को हम बाज़ार में लेकर जाएँ, तो उस तरह का मार्केट लिंकेजेस बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है उत्पादक कंपनी को सफल होने में। उसी तरह से कुशल आंतरिक शासन जो है ना इंटरनल गवर्नेंस कि जिसमें कि छोटे किसान की भी बात को सुना जाए और उसके अनुसार में उनको उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को ऊपर में उसकी समस्या का समाधान किया जाए। तो इससे जो है किसान हमेशा लगे रहेंगे और उस किसानों को भी किसान उत्पादक कंपनी के प्रति वफादारी और लगाव बना रहेगा। तो ये सारे जो गुण हैं ये ज़रूरी है उत्पादक कंपनी को सफल बनाने में। तो यदि हम संक्षेप में देखें जो हम आज डिस्कस किए इस यूनिट में, तो पहली इम्पोर्टेंट और प्रमुख बात यह है कि छोटे किसानों को की खेती को अच्छे इनकम लाने के लिए और उनकी लाइवलीहुड को बनाए रखने के लिए सामूहिकता और एकत्रीकरण काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अकेले छोटे और सीमांत किसान आगे इनकम बढ़ा नहीं सकते हैं, लिमिटेशन होती है। तो यदि एकत्रीकरण होते हैं किसान तो उनकी आय में सुधार हो सकता है और ये आय में सुधार जो है लागत कम करके हो सकती है, उत्पादकता बढ़ाकर हो सकती है या अच्छी कीमत मिलने के कारण उनकी आय बढ़ सकती है। और ये तीनों चीज़ जो है जब अब फार्मर्स छोटे किसान एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से ये संभव है। और एकत्रीकरण के बहुत सारे मॉडल हैं वो निर्भर करता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, किस तरह का फसल किसान उगा रहे हैं और कैसी सामाजिक स्थिति है, उसी के अनुसार एकत्रीकरण के मॉडल अपना सकते हैं या तो वो अनुबंध की तरफ जा सकते हैं यदि अच्छी कीमत वाले फसल का उपज कर रहे हैं किसान तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध खेती कर सकते हैं या तो वो सहकारी समिति के रूप में एक साथ में आ सकते हैं या वो अपने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी अधिनियम के अंदर में पंजीकृत करके उत्पादक कंपनी बना सकते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने फसल को अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट विभिन्न एकत्रीकरण के मॉडल हैं जिसके द्वारा छोटे किसान भी एक बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं और उनकी आय में सुधार हो सकती है। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इस यूनिट को। धन्यवाद।